आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ये आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो इसी तरह का है कि हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें 1919 से आई हैं, कुछ चीज़ें 1909 से आई हैं, कुछ 1935 से आई हैं, या वो दंत विष जो आगे बढ़कर भारत को ही जिन्होंने काटने का प्रयास किया उनकी शुरुआत इन अधिनियमों के माध्यम से हुई है। ठीक है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम आता है अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से वह 1919 का अधिनियम माना जाता है, क्योंकि 1935 का फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा था। ठीक है, तो हम पहले तो बात करें कि इसका जो शासन, इसकी जो विशेषताएं हम पढ़ेंगे या इस अधिनियम की विशेष बात जो हम करेंगे वह द्वैध शासन के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, द्वैध शासन से आप लोग समझते हैं कि द्वैध शासन से हमारा तात्पर्य हो गया दोहरा शासन। दोहरा शासन मतलब दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन किया जाना। ठीक है, यानी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया। एक तो हो गई गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद जिसके तहत रखे गए रक्षित विषय, और एक हो गई मंत्री परिषद के द्वारा की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत रखे गए हस्तांतरित विषय। यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो गई, एक उत्तरदायी एक अनुत्तरदायी। उत्तरदायी रखी गई मंत्री परिषद के अंतर्गत और अनुत्तरदायी रखी गई गवर्नर की कार्य परिषद के अंतर्गत या कार्यकारिणी के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही प्रशासन का काम कर रहे हैं, दो वर्ग हैं, दो प्रकार का डिवाइडेशन है या दो प्रकार की प्रशासनिक या नौकरशाही है, प्रशासनिक व्यवस्था है जो कार्य को देख रही है, प्रशासन को देख रही है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, दोहरा शासन। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन से मतलब क्या हो गया, डायआर्की। ठीक है, डाई यानी द्वैध और आर्की मतलब शासन। तो ये सीधा सीधा सा है। द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब दो व्यक्तियों के, दो प्रशासनिक व्यक्ति जिनके दायित्व और स्वरूप अलग अलग हो। दो प्रशासनिक ऐसे व्यक्ति जिनका दायित्व और स्वरूप दोनों क्या हो, अलग अलग हो। ऐसी व्यवस्था को किसका नाम दिया गया, द्वैध शासन का। और मैंने आपको बताया दो प्रशासनिक व्यक्ति कौन हो गए, एक तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी, और एक कैसे हैं, अनुत्तरदायी, और एक है मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में का दायित्व कैसा है, कैसी उसकी स्वरूप है, उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल। यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से, या हम कह दें पब्लिक मीटिंग किसके साथ होगी, पब्लिक के साथ डीलिंग कौन करेगा, मंत्री परिषद करेगी। तो मंत्री परिषद ही उनके प्रश्नों का या उनका जवाब देगी। उनकी जो आकांक्षाएं थी या जो अपेक्षाएं थी वे पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखा जाएगा किसके द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा।
तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री परिषद की जवाबदेही रहेगी तो वह लोकप्रिय होगी। ये लोकप्रिय प्रशासनिक व्यवस्था होगी। तो इसका दायित्व तो ज़्यादा होगा लेकिन शक्तियाँ इसके पास कम होंगी, ये ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। जबकि अनुत्तरदायी है, ये उत्तरदायी होंगे लेकिन लोकप्रिय होंगे लेकिन कम शक्तिशाली होंगे। इनके पास किसी तरह का कोई दायित्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस दोहरी शासन प्रणाली को इसीलिए दोहरी शासन प्रणाली कहा गया है कि दो तरह के प्रशासनिक व्यक्ति, दो तरह की प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत इन्हें रखा जाएगा और दोनों की जवाबदेही बिल्कुल भिन्न भिन्न होगी। ये अगर हम कह दें ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेगा, इसका लक्ष्य होगा ब्रिटिश सरकार का हित करना, ब्रिटिश सरकार के हितों को पूरा करना, और इसका हित होगा कि भारतीय नागरिकों या भारतीय जनता के हितों को क्या करना, पूरा करना। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों अपना अपना काम करेंगी, दोनों का कार्यक्षेत्र अलग होगा, लेकिन दोनों के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य भारतीय नागरिकों के हितों के अनुरूप है या नहीं, ये बात निर्धारित करेगी कि ये आगे काम कर पाएंगे या नहीं, या जनता के दोबारा चुने जाएंगे या नहीं, या जनता के हितों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरह के शासन को क्या नाम दिया गया, डायआर्की, द्वैध शासन। ठीक है, अब इस शब्द का तो अर्थ हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। तो आप देखें 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की बात करें तो भारत सचिव है और एक भारत का वायसराय। तो वायसराय तो हैं चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू क्या हैं, भारत सचिव। तो आप ये ध्यान कर लें, आपके हितों की बात है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में अगर आपके द्वारा किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो कौन है, वायसराय। और ये सैमुअल मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव, भारत सचिव। तो मॉन्टेग्यू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में कहा कि हम भारतीयों को प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करना, प्रशासनिक स्तर पर इसने जो सिफारिशें की उनमें क्या कहा, प्रशासनिक भागीदारी देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रशासनिक भागीदारी पहली सिफारिश, और दूसरी यह प्रशासनिक भागीदारी किस आधार पर दी जाएगी, एकदम से नहीं दी जाएगी, यह क्रमिक सुधारों के आधार पर दी जाएगी, क्रमिक सुधारों के आधार पर। ठीक है, तीसरी बात ये कह रहा है कि ये जो प्रशासनिक भागीदारी देगा ये ब्रिटिश सरकार ही दे पाएगी, यानी ये आप नहीं मांग सकते, यानी भारतीय नहीं मांग सकते कि हमें ये पद दे दो, ये पद दे दो, या ये जिम्मेदारी हमको दे दो, ऐसा नहीं होगा। कौन देगा, ब्रिटिश सरकार के सुपरविजन में, ब्रिटिश सरकार के सुपरविजन में। ब्रिटिश सरकार के सुपरविजन में ही यह कार्य किया जाएगा। ठीक है, चौथी जो इन्होंने सिफारिश की है, जो अपनी बात रखी, उसमें इन्होंने कहा कि ये जो कार्य है या ये भागीदारी जो तय की जाएगी यह भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार को किए गए सहयोग पर निर्भर करेगा। ब्रिटिश सरकार से सहयोग पर
निर्भर करेगा। ठीक है, पहली बात वह हमें प्रशासन में भागीदारी देना चाह रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात वह कैसे देंगे, वो एक साथ नहीं देंगे, वह भारतीयों को इतना सक्षम नहीं मानते हैं। भारतीय असक्षम है उनके दृष्टिकोण से। भारतीय कैसे हैं, एकदम से उन्हें ये दिया नहीं जा सकता क्योंकि भारतीय क्या हैं, असक्षम है। ठीक है, तीसरी बात जो उन्होंने कही कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा या ब्रिटिश सरकार ये निर्धारित करेगी कि किन किन मामलों में या कैसे कैसे ये काम किया जाएगा। ठीक है, चौथी जो सिफारिश की कि अब ये जिम्मेदारी किस पर डाल दी, भारतीयों पर, कि भारतीय जितना सहयोग करेंगे या जिस प्रकार का सहयोग उनका रहेगा उतनी ही जल्दी ये प्रक्रिया क्या होगी, प्रारंभ होगी। ठीक है, प्रक्रिया चालू होगी किस पर, भारतीयों के सहयोग। जबकि रियल में हमें पता है कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्ति की ओर था या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारतीयों के द्वारा जो सहायता की गई थी ब्रिटिश सरकार की, उसके कारण उन पर नैतिक दबाव था कि वह भारतीयों के लिए कुछ न कुछ करें, कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे कि भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था या विश्वास पैदा हो। एक वफादारी का जो इनाम एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार 1919 का अधिनियम लाकर भारतीयों को देना चाहती थी। ठीक है, इसके आधार पर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव भारतीयों को मिलेगा, इसके लिए भारतीय भी प्रसन्न थे, उन्होंने भी बड़े उत्साह से इनका स्वागत किया या इन घोषणाओं के माध्यम से उन्हें एक नई किरण नज़र आई कि हाँ, हम भी भारत को स्थानीय स्वशासन देने की तरफ अग्रसर हैं, या जो हमने डोमिनियन स्टेट की मांग की है या स्वशासन की जो हम मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेट के रूप में, उस स्टेट की डिमांड इन सुधारों में झलक उनकी दिखाई देती है। यानी हम जब चाहें, अब आगे अगर हम इस आधार पर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे और ब्रिटिश सरकार हमें इस प्रकार की कोई संस्था या कोई भागीदारी देगी तो हमें भी अनुभव होगा और हम आगे से आगे उस कार्य को अच्छा करेंगे और आगे हम भारत की स्वतंत्रता की मांग भी कर सकेंगे। ऐसा उन्होंने सपना देखा। आगे चलते हैं इसमें। तो ये तो उन्होंने किया था काम, मॉन्टेग्यू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट में इस तरह की बात की थी। ये ध्यान रखें, 12 सचिव थे ये और ये वायसराय थे। आगे चलते हैं। अब इस 1919 के अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, फिर एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो प्रश्न डायरेक्ट आया, विशेषताएं बताइए। क्या पूछा गया है कई बार, विशेषताएं बताइए। तो पहली, प्रांतों में आंशिक स्वायत्तता। यहाँ इसको पूरी प्रांतीय स्वायत्तता नहीं पढ़ेंगे आप, आंशिक। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ ये विशेषताएं हैं, ठीक है। दूसरी है कार्यकारिणी में, प्रांतीय कार्यकारिणी लिख दूँ तो भी ठीक है, कार्यकारिणी लिख रहा हूँ तो भी ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ गवर्नर लिखते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं कौन सी कार्यकारिणी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश या भारतीयों की संख्या में वृद्धि, भारतीयों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। तीसरी जो सिफारिश है या जो हमको समझ में आनी चाहिए वो है प्रांतीय परिषदों का या विधान परिषदों का, प्रांतीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। चौथा देखो आप, गृह सरकार या केंद्र सरकार जिसको कहते हैं, गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, नियंत्रण में कमी, ठीक है। पांचवा देखिए आप, भारत परिषद में परिवर्तन,
छठा देखिए आप, शक्ति विभाजन। सातवां देखिए आप, ये जो लाइनें जो जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, इनका ध्यान नहीं देना है आपको, ध्यान देना है आपको मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं किस विषय को कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखें आप, सातवां है द्विसदनात्मक व्यवस्था या द्विसदनात्मक कार्य केंद्रीय कार्यकारिणी। आगे देखिए आप, आठवां देखिए, नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना। मताधिकार में वृद्धि, ठीक है। ये कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमारे ध्यान में आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है, इतने विषय हैं, इतने विशेषताएं हैं, अच्छी विशेषताएं हैं। आप देखिए, पहली तो है प्रांत में आंशिक स्वायत्ता, जबकि पूर्ण स्वायत्ता में 1935 के अधिनियम के द्वारा मिली थी, ठीक है ना। दूसरी बात कह रहा है कार्यकारिणी या गवर्नर की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आप इसको लिख लें, एक बार ध्यान कर लें दिमाग में, मैं बोलूँगा तो आपको डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लें। ज़्यादा करें, अगर सही रहे तो 10वीं और लिख लें तो काम हो जाए। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। अब एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, देखो प्रांतों में आंशिक स्वायत्ता का हमारा तात्पर्य है कि दो विषय बनाए गए थे। क्या किए गए? दो सूचियां बनाई गई, क्योंकि हमने बात की द्वैध शासन की, तो प्रांतों में मुख्यतः द्वैध शासन लागू किया जा रहा है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लाने के लिए वहाँ पर दो सूचियां बनाई गई हैं, रक्षित विषय और स्थानांतरित विषयों की सूची बनाई गई। ये मैंने पहले ही कहा कि रक्षित विषय जो थे वे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा उनका संचालन किया जाना था, और उसमें 28 भाग थे। आपने लिख लिया हो तो मैं देखूं, इसको मिटा दूं, आगे चलते हैं। फिर देखिए कार्यकारिणी में कितने विषय हैं? उसमें 28 विषय, 28, ठीक है। गवर्नर कार्यकारिणी के अंतर्गत, गवर्नर कार्यकारिणी के अधीन और भारत सचिव के प्रति जवाबदेह, भारत सचिव के प्रति जवाबदेह थे, ठीक है। भारत सचिव के प्रति उत्तरदायित्व है, प्रांतीय व्यवस्थापिका जो है उसके प्रति कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है। प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही नहीं, ठीक है। भारत सचिव के प्रति जवाबदेह, ठीक है। जबकि भारत सचिव का वेतन कहाँ से जाता है? भारत के खजाने से,
भारत सचिव का वेतन कहाँ से जाता है? भारत के खजाने से। तो भी ये किसके प्रति जवाबदेह है? ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो ये 28 विषयों में कौन कौन से विषय आते हैं? चिकित्सा, न्याय, सेना, सेना नहीं आएगी, पुलिस, जेल, जेल, भूमिकर, अकाल, सिंचाई, राहत कार्य। तो आपको पता लग रहा है कि द्वैध शासन के अंतर्गत इस तरह का डिवाइडेशन किया गया है, और इस डिवाइडेशन में आप देख सकते हैं कि जो काम की चीज़ें वो रख ली गई हैं, भूमिकर, अकाल और अकाल, राहत कार्य, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई और राहत कार्य, ये इसकी विशेषता रह गई। उसके बाद जो दूसरा विषय आता है हमारा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित जो विषय हैं, उन हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण किसका है? गवर्नर की कार्यकारिणी के का तो है नहीं, वो जो मंत्रिपरिषद है निर्वाचित, उस मंत्रिपरिषद का नियंत्रण है। उसमें भाग कितने हैं? 22। कितने भाग हैं? 22 भाग। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके इसके साथ साथ, आपको ध्यान रहे। ये तो कौन से विषय हैं? रक्षित। रक्षित सूची जो बनाई गई है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो दूसरी सूची है वो है हस्तांतरित विषय। उसके कितने भाग विषय हैं? 22। किसके अधीन है? मंत्रिपरिषद के। यहाँ पर भारत सचिव है, यहाँ कौन है? मंत्रिपरिषद। ठीक है। और विषय क्या क्या है वहाँ पर? चिकित्सा, मापतोल, जन्म एवं मृत्यु, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। आगे क्या है? सरकारी घोषणाएं या सरकारी सेवाएं। दोनों को साथ साथ लिख रहे हैं तो हमको तुलना भी करने में मिल रही है। विषय कितने हैं, किसके प्रति जवाबदेही है, कौन कितने विषय, टोटल कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, किसके प्रति जवाबदेही है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिल रही हैं? एक साथ। और आप समझ सकते हैं कि वर्गीकरण करने का आधार क्या रहा है। मैंने पहले ही कहा कि रक्षित विषय कैसी अनुत्तरदायी विषयों को चुनाया गया, मतलब जिनके प्रति कोई आमदनी नहीं है। अकाल और राहत जो कार्य है सरकार का सीधा कनेक्शन करेंगे। न्याय, पुलिस, जेल, ये सारे किसको नियंत्रित करने में काम आएंगे? उस राज्य की या उस प्रांत की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये ऐसे विषय हैं जो प्रांत की सरकार का प्रांतीय नागरिकों पर कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि रक्षित, और ये कौन से विषय हो गए? हस्तांतरित। कैसे विषय हैं ये? ट्रांसफरेबल। और इनमें क्या अंतर है कि जो रक्षित विषय हैं उन्हें गवर्नर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात, गवर्नर डिसाइड करेगा कि कौन सा विषय रक्षित सूची में आएगा और कौन सा विषय हस्तांतरित सूची में रखा जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो विषय महत्वपूर्ण होगा वह रखा जाएगा रक्षित सूची में, और जो विषय कम महत्वपूर्ण होगा वो रखा जाएगा हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा जाएगा। यानी प्रशासनिक रूप से उस प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो द्वैध शासन लाया गया है, उस द्वैध शासन के विषयों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि वह वहाँ की जो स्थानीय जो लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों का, उनको ज़्यादा फायदा प्राप्त नहीं हो।
वह वहाँ के नागरिकों पर किसी तरह का कोई अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। उन्हें ऐसे विषय दिए गए हैं जो कि इतने उपयुक्त नहीं हैं, इतने आवश्यक नहीं हैं, या जिनकी इतनी कोई वैधता नहीं है, और खुद के पास गवर्नर ने वे विषय रखे हैं जिनके आधार पर वह उस प्रांत की प्रजा को या प्रांत के नागरिकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ये इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता थी, जो कि हमारे अनुसार बड़ी काम की है। लेकिन हाँ, हम कुछ विषयों में तो हम स्वतंत्र हो रहे हैं, यहाँ कुछ विषयों में तो हमें प्रशासन चलाने का मौका मिल रहा है। आगे चले दूसरी बात में, आगे चलते हैं। पहला क्या हो गया? आंशिक स्वायत्ता। अब ये आंशिक क्यों है? इसका नाम आंशिक क्यों रखा है, पूरी क्यों नहीं रखा? क्योंकि आंशिक स्वायत्ता मिली है हमको इन विषयों में जो कि कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं मिली इससे बेटर है तो कम मिलना ज़्यादा बेटर है। आगे चलें। दूसरी जो हमारी विशेषता रही है वो प्रांतीय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। प्रांतीय कार्यकारिणी, प्रांतीय कार्यकारिणी में भारतीयों की वृद्धि। ठीक है, इसको समझिए। अब रक्षित विषय कर दिए गए, डिवाइडेशन कर दिया गया। रक्षित विषयों को किसके अंतर्गत रखा गया? गवर्नर की प्रांतीय कार्यकारिणी के अंतर्गत, कार्यकारिणी परिषद। ठीक है। अब बम्बई, आजकल मुंबई कहते हैं इसलिए मैंने मुंबई लिख दिया। बम्बई, बंगाल और मद्रास, इस कार्यकारिणी पर, इन तीन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में जहां 4 सदस्य होते हैं, उन 4 सदस्यों में से 2 भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। 2 भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया, ये नेसेसरी हो गया। ठीक है, ये परिवर्तन आया। और जहाँ ये परिषद नहीं काम कर रही है, शेष जो प्रांत बच गए, या हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, 11 प्रांत थे, 11 में से 3, तो बच गए कितने? 8। तो शेष भारतीय प्रांतों में, शेष भारतीय प्रांत जहाँ 2 सदस्य होते थे, उन 2 सदस्यों में से ये कुल सदस्य हो गए, कुल 4, कुल 2, तो उनमें से 1 भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। ये परिवर्तन आ गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। यानी भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी लेने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा परिवर्तन हो गया? दूसरा परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये जो परिवर्तन आया है वो इसलिए आया है कि हम प्रशासनिक स्तर पर कार्य कर सके। अब आप ये ध्यान रखें, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? सम्राट कर रहा है। नियुक्ति कौन कर रहा है? सम्राट। किसकी सिफारिश पर? भारत सचिव की सिफारिश पर। अभी मैंने बताया भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू या चेम्सफोर्ड? भारत सचिव की सिफारिश पर। ये कुछ तथ्य हैं जो आपके दिमाग में ये कि यही रखने हैं। अब आप इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए याद रखना। 2 के 4 4, 2 के 1, 4 के 2, कौन सचिव है, कौन सिफारिश कर रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आप लिखें, इसको देखें, लिखने का ध्यान रखें। अब अगला हमारा बिंदु था परिषद का पुनर्गठन, और उस पुनर्गठन में क्या किया जा रहा है? पुनर्गठन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? उनकी प्रांतों की जो परिषद है उनकी संख्या में क्या की जाएगी? वृद्धि। आगे चलें आप, देखो ये सब पढ़े हुए हैं आपके पुराने, इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करें आप। पिछली क्लासों में भी देखा था आपने।
प्रांतीय परिषदों का पुनर्गठन। पुनर्गठन कैसे? संख्या में क्या कर दी गई? वृद्धि। अधिकतम कितनी? 140 सदस्य संख्या, और न्यूनतम कितनी? 60। ठीक है, फिक्स कर दी गई है। अब इनमें से भी 80% तो कैसे होंगे? निर्वाचित समझते ही हैं, और 20% से ज़्यादा सरकारी नहीं होंगे। यानी सरकारी कर्मचारी कितने होंगे? 20% से ज़्यादा नहीं होंगे। शेष गवर्नर द्वारा मनोनीत होंगे। शेष सदस्य क्या होंगे? गवर्नर द्वारा मनोनीत होंगे। यानी 80% जो निर्वाचित हैं, इनकी संख्या बढ़ने के साथ भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। निर्वाचित जो होंगे वो अपनी मांगों को, अपनी आवश्यकताओं को, या अपने क्षेत्र विशेष की जो ज़रूरतें हैं उनको उस व्यवस्थापिका में उठाने का काम करेंगे, या उन्हें मंत्रिपरिषद के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि मंत्रिपरिषद बहुमत के दल के आधार पर डिसाइड होगी, तब वे लोग अपने इन पदों को ध्यान में रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस देने का काम करेंगे। आगे चलें। आगे जो बात थी हमारे पास वो थी संख्या में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। 60, 140, 80%, 20%, 10%, और ये आगे चलते हैं। अनुत्तरदायी शासन, इसकी विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दिया। अनुत्तरदायी कैसे? इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें जिस तरह से दो तरह की द्वैध शासन के अंतर्गत दो तरह की सरकारें जब बनाई गई, तो उन दो तरह की सरकारों में एक गवर्नर कार्यकारिणी या गवर्नर की जो परिषद थी उसको ऐसे विषय दिए गए जहां पर उनकी पब्लिक या जनता से सीधा संवाद स्थापित नहीं होना था, या जो जनता से जिन्हें आमदनी प्राप्त नहीं हो रही थी उन विषयों को तो दे दिया गया स्थानांतरित सूची में, और जिन विषयों से आमदनी होने की संभावना थी या इनकम होती थी ब्रिटिश सरकार को, वे विषय अपने पास रख लिए गए। तो उन विषयों में सिर्फ आमदनी की बात हो रही है, व्यय की बात नहीं हो रही है, खर्चे की बात नहीं हो रही है। यानी किसी भी तरह का जो दायित्व था, यानी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को दायित्वों से मुक्त रखा गया। दायित्व से मुक्त रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वह सिर्फ महत्वपूर्ण विषयों को देखती थी। केवल कौन से विषय दिए गए? महत्वपूर्ण विषय। और महत्वपूर्ण विषय की क्या परिभाषा मानेंगे? जिनसे ब्रिटिश सरकार के हितों पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसे विषय महत्वपूर्ण विषय। और उनको किसके नियंत्रण में रखा गया था? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में। ठीक है। और ऐसे विषय जहाँ पर सीधा पब्लिक से संवाद था किसके साथ? जनता के साथ। ऐसे विषय वहाँ के मंत्रिपरिषद को सौंप दिए गए, यानी जवाबदेही किसकी तय कर दी गई? मंत्रिपरिषद की। तो इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान तय किए गए या निर्धारित किए गए, वे प्रावधान सरकार को अनुत्तरदायी सरकार निर्धारित करने का काम कर रहे थे। ठीक है। आगे चलते हैं हम कि जो हमारी द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था है उसकी बात करते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है उसको देखते हैं। द्विसदनात्मक, द्वि बहुत आ रहे इसमें, दो सूची। द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब हो गया राज्य परिषद, और विधान परिषद 143।
51 प्लस 32 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4, ठीक है। उसमें से 103, ये कितने हो गए 103। ये तो सामान्य, इसको भी और अगर कर दूं तो 30 प्लस 2, 30 मुस्लिम 2 सिख, ठीक है। 9 आ गए यूरोपियन, 7 आ गए ज़मींदार और 4 आ गए व्यापारिक मंडल, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, 9 और 7 13 8 4 17, ये टोटल कितने हो गए 50 30 80। मतलब टोटल इस तरह का डिवाइडेशन किया गया है कि 3 यूरोपियों को, यूरोपीय जो व्यक्ति हैं, और 3 है 9 यहाँ थे, ठीक है। आप देखिए 50 30 80 80 और 10 90 90 और 2 92 99 4 103, टोटल कितने हो गए 103 हो गए, है ना। तो ये 103 तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। क्या लड़े जाएंगे, चुनाव लड़कर जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये चुनाव लड़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। और बाकी आगे देखो आप, बाकी का क्या चक्कर रहेगा कि इन बाकी 40 में से सरकारी और गैर सरकारी होंगे, ठीक है। 40 जो बच गए, सरकारी और गैर सरकारी, तो ये कितने हो गए टोटल 143 सदस्य चुन लिए गए हैं और 43 सदस्यों का विधान परिषद में इस तरह से ये स्थान तय कर दिया गया, ठीक है। आगे देखें, और ये जो हैं इनमें से 33 भी निर्वाचित होंगे मनोनीत, और ये जो 27 बच गए वो गैर मनोनीत, ठीक है। इस तरह का ये डिवाइडेशन है। 2 सदन बन गए हैं, दोनों सदनों के हिसाब से काम होगा आगे। याद कर लें आप, ध्यान कर लें। देखो निर्वाचित हैं 33 में से जो 27 हैं वो सरकारी और गैर सरकारी मनोनीत हो सकते हैं, और गैर सरकारी और सरकारी के बीच का डिवाइडेशन वहाँ भी है 27 में 10 और 17, ठीक है। ये संख्या याद कर लें, आपको बहुत अच्छा उत्तर लिखने में काम आएगी। अगर ये उत्तर लिखकर इसका डिवाइडेशन कर देंगे तो आपको दिख रहा है कि मुस्लिम्स हैं और सिख हैं। मुसलमानों और सिखों को इस अधिनियम के द्वारा देखो कितना आगे बढ़ा दिया है इन्होंने, सांप्रदायिक आधार पर। यूरोपियों को भी दे रहे हैं, जमींदारों को अलग से दे रहे हैं, व्यापारी मंडल को अलग से दे रहे हैं, धर्म के आधार पर मुसलमानों और सिखों को दे रहे हैं। सीटें निर्धारित कर दी गई विधान परिषद में, यहाँ भी सरकारी गैर सरकारी रखे हैं, यहाँ भी इस मनोनीत में भी इन्होंने क्या कर दिया है 10 और 17 का रेशो कर दिया है। 17 तो कौन हो गए सरकारी और 10 कौन हो गए गैर सरकारी। इस तरह का जो डिवाइडेशन है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ पर सरकार का दखल क्या हो रहा है, सरकारी और गैर सरकारी। ये निर्वाचित, ये मनोनीत कितने हो गए 60। 143 में से ये डिवाइडेशन है, सामान्य, मुस्लिम, यूरोपियन, जमींदार, व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि, सिख, ठीक है। और इनमें से जो बच गए 40, उनमें से 25 सरकारी हैं और 15 गैर सरकारी सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। ये इनका कोटा फिक्स हो गया। तो ये 2 सदन जो बन रहे हैं, ये 2 सदन भी 1919 के अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता रही है। और आप जानते हैं कि इस तरह के द्विसदन सरकार को प्रशासन में सहायता देने का काम करते हैं, या फिर हम कह दें कि ये भी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत 2 तरह का डिवाइडेशन रखा गया है, ताकि प्रशासन को करने वाले व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो जाएं, ताकि एक की जिम्मेदारी दूसरे पर डाली जा सके और दूसरे की पहली पर डाली जा सके, और प्रशासनिक इन उलझनों में ही जनता चक्कर काटती रहे। इस तरह की इनकी मानसिकता काम कर रही थी। आगे चलते हैं। ये संख्याएं
दिमाग में बैठा लें, एक बार बैठा लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, लिख लेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। गृह सरकार का नियंत्रण कम, गृह सरकार का नियंत्रण में कमी। देखो गृह सरकार कौन सी हो गई? ब्रिटिश सरकार। और उसका प्रतिनिधि कौन है भारत में? मतलब कौन है? गवर्नर जनरल, या जिसको वायसराय कह सकते हैं हम। वायसराय कहें आप, नहीं कई लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वायसरॉय, ठीक है। ये वायसरॉय क्या करेगा? ये निर्धारित करेगा, वैसे तो इसको ये अधिकार दे रखा है कि यह अपनी विशेष शक्तियों के अंतर्गत किसी भी प्रांत में हस्तक्षेप कर सकता है, या प्रांत का गवर्नर किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले भी इससे अनुमति लेगा, कुछ विशेष विधेयकों को, या फिर पास किए हुए विधेयकों को इसकी अनुमति के लिए वो रिजर्व रख सकता है, जैसा कि अभी गवर्नर के साथ हमारे साथ सिस्टम रहता है। लेकिन इसकी हस्तक्षेप को कम करने के लिए कहा गया कि जहां गवर्नर और व्यवस्थापिका किसी विषय पर सहमत हैं, किसी विषय वो मत सोच लेना आप सूचियों में चले जाओ कहीं, ठीक है ना। विषय का मतलब कोई मुद्दा आता है, कोई बात आती है, किसी विषय या मुद्दों पर सहमत हैं, तो वहाँ ये वायसराय हस्तक्षेप नहीं करेगा सहमत होने पर। यानी डायरेक्ट गृह सरकार का नियंत्रण किसी प्रांत पर क्या हो गया? कम हो गया। और यही हमारे प्रांतों की बात कर रहे हैं हम द्वैध शासन के अंतर्गत। तो ये जो क्या है, ये नियंत्रण क्या हो गया? थोड़ा सा कम। यानी जो भारत सरकार का जो प्रतिनिधि है वह उन प्रांतों के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक जिस विषय पर दोनों यानी गवर्नर और जो वहाँ की व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। आगे चले। आगे हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन शक्ति विभाजन से तात्पर्य यहाँ पर है कि विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची जिसको कह सकते हैं और प्रांतीय सूची में डिवाइड कर दिया गया। फिर प्रांतीय सूची को तो आपको पता है, प्रांतीय सूची को फिर आगे जाकर रक्षित और स्थानांतरित विषय में चेंज कर दिया गया या बदल दिया गया या विभाजित कर दिया गया। अब केंद्रीय सूची में रखा गया सेना, डाक, तार, मुद्रण, विदेश नीति, सुरक्षा। और प्रांतीय विषय में किसको रखा गया? वही चिकित्सा, वो सारे जो विषय थे वो प्रांतीय में आ गए। जो वहाँ पर रक्षित और स्थानांतरित में डिवाइडेड हैं, पहले उनकी प्रांतीय सूची बनाई गई यहाँ, ठीक है। अकाल, सिंचाई, ठीक है, आदि आदि। यानी ये डिवाइडेशन पहले यहाँ किया गया, फिर इनको आगे जाकर रक्षित और स्थानांतरित में फिर बांट दिया गया, रक्षित और स्थानांतरित, ठीक है। तो यहाँ पर प्रांत और केंद्र की शक्तियों को अलग से डिवाइड करने का काम किया गया इस 1919 के अधिनियम के द्वारा। और 1919 के अधिनियम के माध्यम से हमें कह सकते हैं कि हमें इस तरह का डिवाइडेशन उपयोगी लगा, इसीलिए हमने भारतीय संविधान में भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमने उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहा और उसको बनाए भी रखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं डेवलप हो रही हैं वो एक साथ न होकर धीरे धीरे, आज जिस पोजीशन में आप भारत को देख रहे हैं, भारत उस पोजीशन में अचानक से नहीं आ गया। उस पोजीशन में आने के लिए भारत ने 1909, 1919 और 1935 से अभी तक प्रयास किए हैं, ठीक है। कृषि, जंगल, राजस्व, ये और भी विषय आ सकते हैं जो अभी हमारे यहाँ जिसको हम खेती कहते हैं, ये आज भी हमारी संवर्ती सूची में, केंद्रीय सूची में या राज्य सूची के जो विषय हैं। और ध्यान कर लें आप,
क्योंकि विषय बहुत है। तो ये विभाजन हो गया। आगे चलते हैं। एक नरेश मंडल बनाया गया। नरेश किसको कहते हैं? किसी का नाम तो है नहीं, नरेश राजा को कहते हैं। फरवरी 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। फरवरी 1921 में देशी राजाओं का एक संघ बनाने का प्रयास किया गया। संघ बनाने का प्रयास जिसमें 121 राजाओं ने भाग लिया। और आप जानते हैं कि इन्हें प्रसन्न करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 1857 की क्रांति अभी तक इनके दिमाग में रहती है, इसलिए ये राजाओं को क्या रखते हैं? हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, ताकि दोबारा कभी किसी क्रांति का सामना इनको करना नहीं पड़े। तो 1857 की जो क्रांति है उससे प्रेरणा लेकर देशी राजाओं को प्रसन्न रखने का प्रयास किया जा रहा है। और 121 राजाओं ने भाग लिया 1921 में, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि देशी राजा इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए, यानी ये आगे ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। 1919 के अधिनियम की एक विशेषता ये भी थी, नरेश मंडल की स्थापना, लेकिन ये ज़्यादा कारगर वहाँ नहीं हो पाई, क्योंकि देशी राजाओं से आगे इनको सहयोग नहीं मिला। और सहयोग करते भी क्यों? क्योंकि ये खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं, राजा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, और वे किसी की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखें आप, भारत परिषद में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद क्या करती थी? मैंने अभी बताया, भारत सचिव होता था इसमें। वह भारतीयों के भारत से संबंधित या भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित विवादों को ब्रिटिश सरकार के अधीन रखने का काम करता था। और उसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि वह भारतीयों के जो वास्तविक मांगे हैं उन वास्तविक मांगों का अध्ययन की डिमांड भारत सचिव के माध्यम से भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष या सम्राट के समक्ष रखी जाती थी। अब इसका जो व्यय था वो बहुत ज़्यादा था। उस व्यय के कारण भारतीयों ने इसे समाप्त करने की मांग की। इस पर जो खर्च होता था ना भारत परिषद पर, वह समाप्त करने की मांग की इसको। किसके कारण? व्यय के कारण, अत्यधिक व्यय के कारण, ठीक है। लेकिन मानी नहीं गई वो, ठीक। मानी क्यों नहीं? मानी तो नहीं गई, लेकिन उसमें परिवर्तन कर दिया गया। मानी नहीं है इन्होंने। हम इसको कब हटाएंगे? 1935 में हटाया जाएगा इसको। 1935 में भारत परिषद को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी परिवर्तन किए गए। न्यूनतम और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। कितने होंगे? अब इसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? उसमें परिवर्तन कर दिया गया। कार्यकाल 7 वर्ष से क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। माइनस कर दिया गया, 7 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर। ये परिवर्तन किए जा रहे हैं किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे चले, परिवर्तन करने की, और इसमें कह दिया गया कि इस परिषद में आधे से ज़्यादा सदस्य वही होंगे जो कम से कम 10 वर्ष के लिए कहाँ रहे हैं? भारत रह चुके हों। कहाँ रहे हों? भारत। और 5 वर्ष के दौरान उसमें किसी तरह का कोई गैप या अंतराल नहीं आया हो, यानी कम से कम लगातार 5 वर्ष का निवासी होना जरूरी है भारत का। अगर कोई भारत परिषद में अपनी सीट पक्की करना चाहता है तो एक तरह से टोटल कितने? 10 वर्ष। लेकिन 10 वर्ष लगातार भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा कोई अंतराल नहीं होना
चाहिए। यानी अगर मैं आज भारत परिषद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ता हूँ तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए, मेरे ध्यान में ये रहना चाहिए कि आज से गत 5 वर्ष मैंने एक बार भी भारत से छुट्टी नहीं ली है, या भारत में अपना निवास छोड़कर कहीं और निवास नहीं बनाया है, या भारत में ही मैं काम कर रहा हूँ, मतलब स्थायी तौर पर भारत में कम से कम मैं 5 साल के लिए लगातार रह चुका हूँ, तो मैं भारत परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। कार्यकाल घटा दिया गया, वेतन में वृद्धि कर दी गई, ये जो सदस्य हैं इनके वेतन में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन आए 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे चलें, देख लें आप फिर भी। मांग तो किसकी की थी कि भारत परिषद को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हुआ क्या, भारत परिषद समाप्त नहीं हुई, उसमें परिवर्तन जरूर कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भूमिका में या भारतीयों की भूमिका में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर। आप देखें कौन था ये करने वाला व्यक्ति, कौन है, ध्यान से देख लें आप इसको, ये है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसने कब तक शासन करा, 1905। ठीक है, ये नीति लेकर आया था इसकी उल्टी, विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण, यानी इसने संगठन का पुनर्गठन कर दिया था, संगठन का पुनर्गठन। और वो पुनर्गठन करने का मतलब क्या हो गया था, सत्ता एक व्यक्ति, और वो भी खुद, एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित की जाएगी, नियंत्रित। ठीक है, ये काम किसने किया, कर्जन ने। अब इसका विपरीत काम कब हो रहा है, 1919 के अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर किसको दी जा रही है सत्ता, प्रांतों को, प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण। ठीक है, ऋण लेने और कर लगाने की छूट, ऋण लेने व कर लगाने की छूट दी गई है। प्रांतीय जो सरकारें हैं वो लोन भी ले सकती हैं, और किसी प्रकार की अगर छूट दी जानी है तो वह छूट भी प्रांतीय सरकारों के द्वारा दी जा सकती है। तो ये इस तरह का काम पहली बार हो रहा है। ऐसा कब क्या हो रहा है, पहली बार, प्रथम बार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, तो इस कारण ये जो केंद्रीकरण हो रहा था, अब किसके हाथों में आ गई सत्ता, प्रशासन के हाथों, प्रांतीय सरकारों के हाथों में। और प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की संख्या ज़्यादा है बजाय मनोनीत और सरकारी कर्मचारियों के। हालांकि सरकारी कर्मचारी भारतीय भी हैं और गैर भारतीय भी हैं, लेकिन वहाँ वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग भारतीय नागरिकों में से रखे गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह का काम हो रहा है पहली बार। प्रांतीय स्वायत्ता मैंने अभी बताई आपको, आंशिक स्वायत्ता मिली, वो आंशिक स्वायत्ता मिली तो वो क्या कहलाएगी, विकेंद्रीकरण कहलाएगी। और पहले क्या हो रहा था, केंद्रीकरण, यानी सब कुछ कहाँ से, केंद्र के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। या अगर मैं लिखूँ तो कौन व्यक्ति हो गया, वो वायसराय, सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। तो सब कुछ नियंत्रित करने की वजह से, ठीक है, इसको क्या कहा गया, केंद्रीयकरण। और अब प्रांतों को थोड़ी सत्ता दे दी गई तो ये क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण। तो ये ध्यान रखें आप, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, आपको जब आएगा प्रश्न, अभी हम द्वैध शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये द्वैध शासन के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। तो ये द्वैध शासन की विशेषता हो गई, क्या हो गई, केंद्रीकरण को क्या दिया गया, कम किया गया, और विकेंद्रीकरण को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के अंतर्गत। प्रांतीय और केंद्रीय संघ विषयों का निर्धारण किया गया
बंटवारा किया गया। फिर प्रांतीय विषयों को रक्षित और हस्तांतरित सूची में डिवाइड किया गया, ये भी द्वैध शासन के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा प्रांतीय कार्यकारिणी का 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया। 2 प्रकार की द्विमंडलात्मक व्यवस्था या द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई, तो उस पर गृह सरकार का नियंत्रण कम किया गया। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं सारी, ठीक है। आगे जब इनकी कमियां देखेंगे वो एक अलग बात है, उनका भी विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि मिल क्या रहा है, प्रांतों को मिल क्या रहा है द्वैध शासन के अंतर्गत। द्वैध शासन उचित है अनुचित है, वो उसकी कमियों को जब हम चर्चा करेंगे तब वहाँ करेंगे कि एक्चुअल में हमें द्वैध शासन प्राप्त हुआ या जो प्राप्त हुआ वो लाभकारी था या अलाभकारी था, या सिर्फ झुंझुना मात्र था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने जो काम किया उसके प्रतिक्रिया फलस्वरूप भारतीयों को कुछ देना चाहिए, ऐसी मानसिकता को ध्यान में रखकर जो काम किया गया था, यानी केवल फॉर्मेलिटी की गई भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देकर, या वास्तव में भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी सक्रिय रूप से मिल पाई या नहीं मिल पाई, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक मिल क्या रहा है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे चले, अंतिम जो विशेषता की बात कर रहे हैं हम 1919 के अधिनियम की, वो देखें एक बार, ठीक है। तो वो अंतिम जो विशेषता है वो है, अंतिम जो विशेषता है वो थी मताधिकार का विस्तार। मताधिकार या निर्वाचन का विस्तार, दोनों बातें एक साथ लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसमें पहली बार हुआ जब 10% भारतीयों को मत देने की, वोट देने की क्या मिली, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, या उन्होंने मत दिया। कितने लोगों ने? 10% भारतीय। हालांकि ये किस आधार पर था? संपत्ति और कर के आधार पर, संपत्ति व कर के आधार पर। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर ये तो हो गया प्लस पॉइंट हमारे लिए, थोड़ा सा माइनस पॉइंट क्या आया कि यहाँ निर्वाचन में सांप्रदायिक आधार का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। सिख, मुस्लिम, आंग्ल भारतीय, ठीक है, भारतीय ईसाई, इन्हें भी क्या कर दिया गया? निर्वाचन क्षेत्र में इनके लिए भी सीटें क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई। यानी सांप्रदायिकता का प्रवेश हो गया भारतीय राजनीति में। सांप्रदायिकता का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। हालांकि मुसलमानों को 1909 के अधिनियम से भी मिला था, लेकिन उसको अब कहाँ तक बढ़ा दिया? सिखों में आंग्ल भारतीय जो थे, यानी ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी या भारत में रह रहे थे, या ऐसे ईसाई जिन्होंने धर्म परिवर्तन, ऐसे भारतीय जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपना लिया था, उनके लिए भी सीटें क्या कर दी गई हैं? रिजर्व कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए आज भी नुकसानदेह है, और इसके कारण ही भारत का विभाजन हुआ था, आपको ध्यान होगा, मुस्लिम धर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये भी इस 1919 के अधिनियम में ये बहुत बड़ी समस्या भारतीयों के लिए उत्पन्न कर दी गई थी। मताधिकार मिला, अच्छा था, लेकिन मताधिकार के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों ने भारत को हमेशा के लिए सांप्रदायिकता के जहर, भारतीयों को सांप्रदायिकता का जहर दे दिया, और वह अंत में जाकर भारत के विभाजन का कारण भी बनता है। इस तरह हमने देखी कि हमारी जो विशेषताएं हैं 1919 के अधिनियम की, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी भी रही, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह भी रही। कहाँ नुकसानदेह रही, कहाँ लाभकारी रही, ये बात हम अगले टॉपिक में देखेंगे, जहाँ हम इसकी कमियों या इसकी जो बाध्यताएं थी, कमियां थी, या इसकी जो लूप थे, या इसकी जो अप्रासंगिकता थी, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। आप एक बार इसकी जो विशेषताएं उनको देखें, पढ़ें,
और कोशिश करें क्रम से जमाने की, या दिमाग में सेट करिए, क्योंकि 1935 की तुलना करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए। ये याद होगा तो हम उसकी जब तुलना करेंगे तो वह हमें आसानी से याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा जब हम इसकी तुलना करके उसको साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है बड़े बड़े एग्जाम्स में कि द्वैध शासन का अर्थ, आपकी जो एग्जाम में आया हुआ है द्वैध शासन का अर्थ बताइए। प्रांतों में द्वैध शासन कब दिया गया या किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? दूसरा प्रश्न। तीसरा पूछ लेते हैं, प्रांतीय स्वशासन के अंतर्गत द्वैध शासन की विशेषताएं बताइए, कोई 4। ठीक है, 20 से 25 शब्दों वाले में, या फिर कोई 4 कमियां बताइए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और अगर बड़े में आता है तब तो आता ही है, 1919 के अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, 1919 के अधिनियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या द्वैध शासन भारतीय परिस्थितियों में असफल रहा, आप किन आधारों पर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ की बात करेगा कि प्रांत में द्वैध शासन असफल रहा, तो 1919 के अधिनियम में मिला द्वैध शासन, 1935 में भी द्वैध शासन है, ये ध्यान रखें आप, लेकिन वो कहाँ हो गया? केंद्र में। प्रांतों में क्या मिला वहाँ पर? प्रांतीय स्वायत्तता। यहाँ क्या है? द्वैध शासन है, कहाँ? प्रांतों में, 1919 के अधिनियम। तो उसकी आलोचनाएं पूछी जाएंगी, अर्थ पूछा जाएगा, विशेषताएं पूछी जाएंगी, असफलता के बारे में पूछा जाएगा, तब अगर बड़ों में आता है तो आप अपने प्रश्न को इस तरह से तैयार कीजिए कि जिस तरह मैंने पहले अर्थ बताया, फिर उसकी विशेषताओं को टॉपिक लिखे 10, आपको इसी तरह से याद करना है। जब आपको 10 विशेषताएं थोड़ी याद हो जाएंगी तो आपको उनकी डिटेल भी आसानी से याद हो जाएगी। और आप एक साथ याद करना चाहेंगे सब चीज़ें तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आगे कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। तो पहले आप क्रम से चलें, अर्थ, विशेषताएँ, विशेषताओं के पहले टॉपिक 4-5 जो भी आपको आसान लगते हैं वो करें, फिर उनके बाद डिटेल वाइज उनको याद करें, तो आसानी से उत्तर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी कमियां जो हम अगले वीडियो में करेंगे उनको पूरा कर लें। ठीक है, फिर आगे करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार सुनें और समझें।